जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ठाकुर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम कवर करेंगे एनसीईआरटी फीचर ट्रेड वाले बच्चों के लिए प्रैक्टिस सेट 7। ये प्रैक्टिस सेट उन बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसने भी एनसीईआरटी के फॉर्म को फीचर ट्रेड से भरा था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 7 को। दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1 से 6 तक हमने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो जिन भाइयों और बहनों ने उन वीडियो को नहीं देखा है आप जाकर दे सकते हैं। इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 7 को। फीटर कार्य में लौहकारी या फॉजिंग प्रक्रिया का क्या लाभ है? तो फीटर कार्य में लौहकारी या फॉजिंग प्रक्रिया का लाभ है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी बहुत कम समय लगाने वाली प्रक्रिया है, धातु के यांत्रिक गुणों को बढ़ाने वाली ये प्रक्रिया है और कोल्ड वर्किंग के दौरान उत्पन्न हुए दोषों को दूर करने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फॉजिंग प्रक्रिया, यानी उपयुक्त डी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। फॉज के ट्यूयर्स का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठंडी हवा को प्रभावित करना किसका काम है? फौज के ट्यूयर्स का। फौज के ट्यूयर्स का क्या काम है? ठंडी हवा को प्रभावित करना, ऑप्शन सी। चलते प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 कहता है नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार का बैंडिंग टूल दर्शाया गया है? दोस्तों यहाँ एक बैंडिंग टूल को दर्शाया गया है, आपको बताना है कि ये किस प्रकार का बैंडिंग टूल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काटा औजार बैंडिंग टूल। इस बैंडिंग टूल का नाम क्या है? काटा औजार बैंडिंग टूल, ऑप्शन नंबर ए। चलते प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 कहता है फौज में स्टॉक को गर्म करने का उत्तम स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नि के ऊपर जब तक पतले कोयले के स्तर को से ढका हुआ हो, यानी कि फौज में स्टोव को गर्म करने का उत्तम स्थान क्या है? तो उत्तम स्थान होगा अग्नि के ऊपर जब तक पतले कोयले के स्तर से ढका हुआ हो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 कहता है निम्न में से कौन सी वॉइस फॉजिंग शॉप के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेग वॉइस जो है ये फॉजिंग शॉप के लिए यूज की जाती है। प्रश्न संख्या 6 कहता है फौज के अंदर कोल को जलाने के लिए आवश्यक हवा एक विशेष पार्ट के द्वारा भेजी जाती है जिसे ठंडा करने की व्यवस्था फौज में ही होती है, उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं ट्यूयर्स। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ट्यूयर्स एक ऐसी व्यवस्था होती है जो फौज के अंदर ही हवा को पहुंचा सके जिससे फौज क्या रहे? ठंडा रहे। ठीक है, तो इसकी ये वो जो व्यवस्था होती है उस स्थान का नाम है ट्यूयर्स, ऑप्शन नंबर डी। चलते प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 कहता है ब्लोअर फौज को आवश्यक हवा डैश के लिए प्रदान करता है? तो ईंधन को जलाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या करने के लिए? ईंधन को जलाने के लिए हवा प्रदान करता है, ब्लोअर फौज को हवा प्रदान करता है। ठीक है, चलते प्रश्न संख्या 8 पर। भट्टी के उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उस उपकरण का नाम है पायरोमीटर। क्या नाम है दोस्तों? पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या करता है? ये भट्टी के तापमान को मापने का कार्य करता है। चलते प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 कहता है चित्र में दिखाए गए फौज के चित्र में एक्स भाग का नाम क्या है? दोस्तों ये जो भाग आप देख पा रहे हैं, एक सेकेंड, ये जो आप भाग देख पा रहे हैं ये वाला भाग, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है कोल्ड टैंक। कोल्ड टैंक, इसके द्वारा दोस्तों कोयला जलाने के उपरांत जो धुएं निकलते हैं वह इस माध्यम से होकर निकलती हैं। तो इस वाले पार्ट का नाम, इस वाले भाग का नाम क्या है? कोल्ड टैंक। चलते प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 कहता है फौज में ईंधन के दहन के लिए आवश्यक हवा भेजने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लोअर का प्रयोग किया जाता है फौज में ईंधन के दहन के लिए, हवा भेजने के लिए।
चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। वह गोल छड़ जिसका एक सिरा नुकीला होता है वह जिसके द्वारा कुरेद कर राख को नीचे गिराया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं पोकर। आपको पता होगा पोकर इस प्रकार का होता है और यह एक नुकीला टाइप का बना होता है जिसके द्वारा हम कोयले को खुरेद कर उसकी आग को फिर से प्रज्वलित करते हैं और उसका जो भी राख उसमें जम जाता है उसे अलग कर निकालते हैं। चलते प्रश्न संख्या 12 पर। भट्टी में जलकर चिपके हुए कोयले को बाहर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो अभी मैंने आपको तुरंत बताया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोकर। चलते प्रश्न संख्या 13 पे। प्रश्न संख्या 13 कहता है निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। तथ्य 1 है एनविल की बॉडी माइल्ड स्टील या रॉड आयरन की ढलाई द्वारा बनाई जाती है। कथन 2 है बाजार में एनविल 50 किलोग्राम से 100 किलोग्राम के भार में मिलते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि कथन 1 और कथन भी दोनों सत्य है कि एनविल की बॉडी माइल्ड स्टील या रॉड आयरन की ढलाई के द्वारा बनाई जाती है और दूसरा बाजार में 50 किलोग्राम से 100 किलोग्राम भार के मिलते हैं। क्या मिलते हैं दोस्तों? एनविल मिलते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। निहाई पर खींचने का कार्य किया जाता है, जिस भाग पर यह प्रक्रिया की जाती है उस भाग का नाम है, तो उस भाग का नाम है दोस्तों पुच्छल। उस भाग का नाम क्या है? पुच्छल। ठीक है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। निहाई के चौकोर छिद्र में फिक्स कर्तन टूल का नाम बताइए, तो कर्तन टूल का नाम होगा दोस्तों हार्ड टाई, ऑप्शन नंबर बी हार्ड टाई। प्रश्न संख्या 16 कहता है एनविल को बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ को पहचाने, तो दोस्तों एनविल को बनाने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं माइल्ड स्टील। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? माइल्ड स्टील का, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 कहता है एनविल के चोंच का क्या कार्य होता है या क्या प्रयोग होता है, तो एनविल के चोंच का कार्य होता है दोस्तों ड्राइंग में। किसमें? ड्राइंग में, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 18 कहता है चित्र में दिए गए गढ़ने वाला उपकरण का नाम है। ये एक प्रकार का गढ़ने वाला उपकरण मतलब ये है कि इसके द्वारा किसी प्रकार की किसी वस्तु को बनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन में आपको बता देता हूं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वेज ब्लॉक। ये किस प्रकार का गढ़ने वाला यंत्र है, उपकरण है, तो स्वेज ब्लॉक बनाने वाला ये उपकरण है। चलते प्रश्न संख्या 19 पर। प्रश्न संख्या 19 कहता है कास्ट आयरन या कास्ट स्टील के द्वारा कास्टिंग करके बनाया गया उपकरण है, तो कास्ट स्टील या कास्ट आयरन द्वारा बनाकर कास्टिंग करने वाला उपकरण है स्वेज ब्लॉक। क्या नाम है दोस्तों उसका? स्वेज ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते प्रश्न संख्या 20 पर। फॉर्जिंग करने के लिए स्वेज ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, उसकी धातु निम्न प्रकार की होती है, तो दोस्तों उसकी जो धातु होती है वह मेरिएबल कास्ट आयरन की होती है। किसकी होती है दोस्तों? मेरिएबल कास्ट आयरन की। चलते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। 21 कहता है फौज कार्यशाला के स्वेज ब्लॉक किसके बने होते हैं, तो दोस्तों ये भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरिएबल कास्ट आयरन के। फौज कार्य के स्वेज ब्लॉक किसके बने होते हैं? मेरिएबल कास्ट आयरन की। चलते प्रश्न संख्या 22 पर। स्वेज फौज शॉप में प्रयुक्त एक टूल है जो डैश का बना होता है, तो ये किसका बना होता है दोस्तों? मध्यम कार्बन स्टील का, मीडियम कार्बन स्टील का, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलते प्रश्न संख्या 23 पर। नीचे दर्शाए गए चित्रों में चपटी संडासी का चित्र है, तो चपटी संडासी का चित्र क्या है? ऑप्शन नंबर डी ये वाला जो है, ये वाला चपटी संडासी का चित्र है। चलते प्रश्न संख्या 24 पर। 24 कहता है संडासी को बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ को पहचाने, तो संडासी को बनाने के लिए दोस्तों माइल्ड स्टील का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कहते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। राउंड बार को हॉरिजॉन्टल पकड़ने के लिए कौन सी संडासी प्रयोग की जाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होलो संडासी का प्रयोग किया जाता है राउंड बार हॉरिजॉन्टल को पकड़ने के लिए। चलते प्रश्न संख्या 26 पर। 26 कहता है इनमें से किस संडासी की बिट्स का आगे का कुछ भाग 90 डिग्री पर अंदर की ओर मुड़ा होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हैमर राउंड संडासी का बिट्स जो है आगे की ओर 90 डिग्री पर मुड़ा होता है अंदर की
ओर, कहाँ, अंदर की ओर। चलते प्रश्न संख्या 27 पर। प्रश्न संख्या 27 कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ आप सूची देख सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 का 4, 2 का 2, बी का 2, सी का 3 और डी का ए, यानी कि राउंड हेलो संराशि द्वारा हम राउंड बार को हॉरिजॉन्टल पकड़ सकते हैं, उसी प्रकार फ्लैट संराशि के द्वारा हम फ्लैट सतहों वाली वस्तु को पकड़ सकते हैं, उसी प्रकार स्क्वायर होलो संराशि द्वारा स्क्वायर या राउंड बार को पकड़ने के लिए, और हैमर संराशि द्वारा हैमर की फॉर्जिंग के लिए पकड़ने की संराशि के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते प्रश्न संख्या 28 पर। हैमर का वह प्रकार जिसका वजन 3 से 9 किलोग्राम तथा जिसमें लकड़ी या लंबा हत्था लगा होता है, जो कि फौज शॉप में प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाता है? इसको कहते हैं स्लेज हैमर। स्लेज हैमर के द्वारा हम फौज शॉप में प्रयोग करते हैं। स्लेज हैमर का प्रयोग कहाँ करते हैं? फौज शॉप में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते प्रश्न संख्या 29 पर। प्रश्न संख्या 29 कहता है नीचे दिए गए चित्र में किस प्रक्रिया को दर्शाया गया है? तो नीचे दिए गए चित्र में दोस्तों चिंपिंग प्रक्रिया को दर्शाया गया है। किस प्रक्रिया को दोस्तों? चंपिंग प्रक्रिया को दर्शाया गया है। प्रश्न संख्या 30 कहता है फॉर्जिंग में ड्राइंग आउट के लिए कौन सा हथौड़ा प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पिन और क्रॉस हथौड़ा का प्रयोग किया जाता है फॉर्जिंग में ड्राइंग आउट के लिए। चलते प्रश्न संख्या 31 पे। एक पिटवा शॉप में फूलर का डैश कार्य होता है, तो इसका कार्य होता है सीधा पकड़ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस प्रैक्टिस सेट का 32वां क्वेश्चन है जब बॉटम स्वेज और टॉप फुअर एक साथ प्रयोग किए जाते हैं तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होगी दोस्तों? होलोइंग। कौन सी प्रक्रिया होगी दोस्तों? होलोइंग। ऑप्शन ए। चलते प्रश्न संख्या 33 पे। प्रश्न संख्या 33 कहता है चित्र में दिखाए गए फॉर्जिंग टूल का नाम बताइए। तो चित्र में जो दिखाया गया फॉर्जिंग टूल है इसका नाम है फ्लेटर। क्या नाम है दोस्तों? फ्लेटर। ऑप्शन डी। चलते प्रश्न संख्या 34 पर। एक युक्ति का उपयोग पंच द्वारा बनाए गए छिद्र को समतल व सही आकार प्रदान करने के लिए किया जाता है। उपरोक्त प्रक्रिया में किस युक्ति का प्रयोग किया गया है? तो इस युक्ति का नाम है दोस्तों ड्रिफ्ट। क्या नाम है दोस्तों? ड्रिफ्ट। ऑप्शन ए। चलते प्रश्न संख्या 35 पर। फॉर्जिंग प्रक्रिया के द्वारा स्टील का रंग उसके तापमान को बताता है। जब तापमान 600 डिग्री सेल्सियस होगा तो रंग क्या होगा? तो इसका सही आंसर रंग इसका लाल हो जाएगा। कब? जब तापमान 600 डिग्री सेल्सियस होगा। चलते प्रश्न 36 पर। विभिन्न तापमानों पर स्टील के रंग के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कथन 2। 1200 डिग्री सेल्सियस पर यह सफेद होता है। अभी हमने पढ़ा था कि 600 डिग्री सेल्सियस पर यह लाल होता है, परंतु यहाँ पर 500 दिया है, तो यहाँ अगर 600 होता तो ये राइट होता, परंतु अभी ये रॉन्ग है। चलते प्रश्न संख्या 37 पे। हाई स्पीड स्टील की फॉर्जिंग में कौन सा रंग अधिक उपयुक्त फॉर्जिंग तापमान को व्यक्त करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीला। चलते प्रश्न संख्या 38 पर। फॉर्जिंग में किनारे गोलाई में बनते हैं, इन्हें सॉफ्ट करने के लिए निम्न प्रक्रिया की जाती है। तो इसे सॉफ्ट करने के लिए सेटिंग डाउन प्रक्रिया की जाती है। प्रश्न संख्या 39वां कहता है नीचे दिए गए लेग वाइज के चित्र में एक्स भाग का नाम होता है। ये जो भाग आप देख पा रहे हैं एक्स भाग, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है लेग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते प्रश्न संख्या 40 पर कहता है फॉर्जिंग प्रक्रिया में स्टॉक के टुकड़ों का क्रॉस सेक्शन हटाने, घटाने तथा लंबाई में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ड्राइंग आउट। ऑप्शन ए। चलते प्रश्न संख्या 41 पर। किसी भी धातु को प्लास्टिक अथवा अवस्था तक गर्म करके उस पर दबाव डालकर विरूपण करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो विरूपण करने की प्रक्रिया को कहेंगे दोस्तों फॉर्जिंग। क्या कहेंगे दोस्तों? फॉर्जिंग। ठीक है। चलते प्रश्न संख्या 42 पर। यदि फॉर्जिंग तापमान बहुत कम है तो फीटर जॉब पर क्या दोष उत्पन्न हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दरारें उत्पन्न हो सकती है, जॉब कठोर हो सकता है, यानी कि दोनों के दोनों कार्य हो सकते हैं अगर फॉर्जिंग तापमान बहुत कम हुआ
तो चलते प्रश्न संख्या 43 पर। अपसेटिंग प्रक्रिया के दौरान स्टॉक के फेस स्क्वायर बन जाते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा फॉगिंग दोष होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टॉक की बकलिंग होगा दोस्तों। स्टॉक की क्या होगा जाएगा? बकलिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। यानी कोल्ड सैंड स्टील बार को ठंडी अवस्था में काटने के लिए, सेट हैमर स्टील की अपसेटिंग के लिए, स्वेज ड्राइंग आउट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और फ्लेटर सतहों को समतल रखने के लिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।